दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना सन 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी के कर कलमों द्वारा हुई थी और निरंतर 25 वर्षों से दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अपने सदस्य राज्यों में कला को बढ़ाने में, उसको संवर्धन करने में, उसको डॉक्यूमेंट करने में, इन सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे नागपुर में इसका मुख्य केंद्र है और हमारा जो शिल्पग्राम है वो खजुराहो में है। तो खजुराहो और नागपुर, इन दो केंद्रों से हम निरंतर कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने अलग अलग कला प्रकार जो लुप्त हो रहे थे उनको बढ़ाने में भी काफ़ी मेहनत की है और जो लुप्त हो रही कलाएं हैं उनको डॉक्यूमेंट करने में भी काफ़ी योगदान दिया है। तो निरंतर जैसे हमारे 5 राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। इन 5 राज्यों के जो कलाएं हैं उनको पूरे देश में पहुंचाना और पूरे देश में जो कलाएं हैं उनको भी इन 5 राज्यों में दिखाना। मुख्य रूप से हम रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण भाग हैं वहाँ पे, और जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में भी हम लोग जाते हैं, पहुँचते हैं और इन कलाओं को वहाँ तक लेके जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो लोगों ने अभी तक देखी नहीं हैं, उन कलाओं को भी लोगों तक पहुँचे और शहरों में भी लोग उसको अप्रिशिएट करें, देखें। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने निरंतर हमारी जो लुप्त हो रही कलाएं हैं उनको बढ़ाने को, उनको सहयोग के रखने के, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उन कलाओं को देखें और अप्रिशिएट करें। और भारत जो है अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो इसमें जो एक मुख्य स्कीम है वो है गुरु शिष्य परंपरा। और ये निरंतर इस स्कीम में हमारे जो 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो पूरे देश में हैं, उनमें से एक क्षेत्रीय कार्यालय जो दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इसने पिछले 25 वर्षों में अलग अलग जो कलाएं हैं, जो सांस्कृतिक के भाग हैं या जो हमारे गुरु हैं जो इसको सजो के रखे हुए थे, उन कलाओं को बढ़ाने के लिए उन गुरुओं के माध्यम से उन शिष्यों तक ये कला पहुँचे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम जो है गुरु शिष्य परंपरा, ये 5 राज्यों में हमारे यहाँ पे चल रही है। और इसमें इस वर्ष हमने लगभग 20-25 कलाओं को जो लुप्त हो रही थी उनको दोबारा पुनर्जीवित करने का एक प्रयत्न किया है।
भारतवर्ष विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का केंद्र स्थान। जब धरती पर अन्यत्र आदि मानव पत्थरों से औजार बनाने के प्रयासों में जुटा था, उसी काल में यहाँ सभ्यता अपनी चरम की ओर अग्रसर थी। उन्हीं पाषाणों से शिल्पकला के प्रयोग रचे जा रहे थे। कई शास्त्र, कलाएं, भाषाएं, सभ्यताएं जन्म ले रही थी। अनुसंधान तथा खोज का केंद्र था भारतवर्ष। ऋषि मुनियों, संशोधकों और वैज्ञानिकों ने समूची मानव जाति को यहीं से शास्त्रों, ज्ञान और विज्ञान की दिशा दिखाई थी। अंतरिक्ष से जुड़ा खगोल संशोधन हो या मानवीय शरीर से जुड़ी चिकित्सा पद्धति हो या फिर पुरुष नारी के संबंधों को लेकर काम शास्त्र की उत्पत्ति हो, भारतीय संस्कृति में हर एक विषय का संशोधन कर उक्त विषय को शास्त्र विज्ञान में ढाला गया। ज्ञान का ये भंडार तत्कालीन ऋषि मुनियों, आचार्यों द्वारा अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जाता रहा। वेद और उपनिषद रचे गए और कंठस्थ किए गए। लिपि की खोज होने तक कई पीढ़ियां इस ज्ञान भंडार को कंठस्थ करती रही। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ज्ञान की लौ जलाती रही। पहले स्मरण शक्ति से, फिर पांडुलिपियों से। चीनी पर्यटक हुएन त्संग की तरह हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया। भारत में विश्वविद्यालय बने थे जहां ज्ञान के इस प्रकाश का संग्रहण किया जाता रहा। तक्षशिला, नालंदा के खंडहर इस हकीकत के गवाह है कि विदेशी आक्रांताओं के एक प्रदीर्घ दौर के बावजूद प्राचीन भारतीय ज्ञान की धरोहर पूरी तरह से मिटाई न जा सकी। हालांकि ये सच है कि यहाँ भारतीय ज्ञान के भंडार तोड़े गए, जला दिए गए। इतिहास के पन्नों से कई दुर्लभ शास्त्र और उनके ग्रंथ, कई हस्तलिखित पांडुलिपियां विलुप्त हो गयी। 1000 साल से भी अधिक समय तक ये चलता रहा। फिर भी भारतीय ज्ञान, विज्ञान और भारतीय संस्कृति अजेय रही। कई शास्त्रों और कलाओं का सिलसिला अमीर और अनंत रहा, अखंड चलता रहा। इसकी एकमात्र वजह रही भारत की अनोखी, अनूठी और अद्वितीय परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सब कुछ है, गुरु सर्वोच्च है। यही भारतवर्ष की सीख रही है। प्राकृतिक सौंदर्य और मन शांति से भरपूर एकांत क्षेत्रों में पाठशालाओं के तौर पर गुरु के आश्रम हुआ करते हैं, जहाँ एकाग्र चित्त होकर अध्ययन, अध्यापन का सिलसिला जारी रहता। इन गुरुकुलों में बच्चे कम उम्र में ही विद्या ग्रहण करने आते। गुरु और गुरु पत्नी के आश्रय में जीवन का सार और अनुशासन जानते, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा हासिल करते, बेहतर ज्ञानी, बेहतर इंसान, बेहतर योद्धा बनते। प्राचीन भारत के इन्हीं गुरुकुलों में इसी तरह ज्ञान यज्ञ बरकरार रहा। प्रख्यात गणिती आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की तथा खगोल शास्त्र का गौरव बढ़ाया। आचार्य सुश्रुत और महर्षि चरक, जिन्होंने आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का विज्ञान आगे बढ़ाया। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो या गुरु पतंजलि का योग शास्त्र, कई आचार्यों, महर्षियों ने इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित रखा। महर्षि वाल्मीकि, गुरु वशिष्ठ, आचार्य सांदीपनी, द्रोणाचार्य। इन आचार्य श्रेष्ठों के नाम श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण आदि शिष्यों ने इतिहास में अजरामर कर दिया। सदियों तक इन गुरुकुलों में भारतवर्ष का भविष्य निर्माण होते रहा है। शिष्यों ने फिर स्वयं इन विद्याओं को नए आयाम दिए तथा अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। इस तरह भारतीय सभ्यता, ज्ञान, कला और शास्त्रों के मान चिन्हों को मिटने नहीं दिया गुरु शिष्य परंपरा ने।
आधुनिकता के दौर में जब कई कला विधाएं विलुप्त हो चुकी हैं और कई अन्य विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं, इसी परंपरा ने फिर आगे बढ़कर इन विधाओं का दामन थामा है, इन्हें विलुप्त होने से बचाया है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय तथा दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र की अनूठी पहल है गुरु शिष्य परंपरा। समयबद्ध तथा योजनाबद्ध तरीके से सदियों पुरानी कला विधाओं को जीवित रखने तथा अगली पीढ़ी तक ये धरोहर पहुंचाने का अति महनीय कार्य इस तरह जारी है। कर्नाटक क्षेत्रीय स्वागत है स्वयं प्रकृति की गोद में, जिसका अपना तरीका है कुछ छिपाने का और कुछ बताने का भी। इस घाटी का घना कोहरा भी यही बताता है, आओगे ढूंढोगे तो पाओगे। खूबसूरत झरने, सदियों से बहती पानी की धाराएं, मदमाती वादियां, लहलहाती फसलें, ये सब है यहीं पर। पश्चिमी घाट, विशाल अरबी सागर और घने जंगलों की ओट में बसा ये कर्नाटक है। उत्तर में कृष्णा और उनकी उपनदियां जैसे भीमा, तुंगभद्रा, तो दक्षिण में कावेरी तथा उसकी उपनदियां जैसे हेमवती, काबिनी और अन्य कई। और हाँ, भूकंप से निर्मित तालाब भी। इन सब के किनारे हजारों वर्षों से पला बढ़ा है कर्नाटक। देवी भुवनेश्वरी का अपना प्रदेश, रेणुका, यलनम्मा और हुलियम्मा की भूमि, कन्नडिगा, तुळव, कोंकणी और कोडवों का इलाका, वो प्रदेश जहां प्राचीन इतिहास आज भी सांसें ले रहा है, हाथ मिला रहा है आधुनिक भारत से। जिस तरह बंगलुरु की आईटी सिटी दुनिया भर में कर्नाटक की पहचान है, ठीक उसी तरह वो सैकड़ों कलाएं, कला विधाएं जो यहाँ पनपी, संस्कृति में रच बस गई। नृत्य, अभिनय, संगीत, गायन, वादन, जी हाँ, सब कुछ। ज्ञानपीठ विजेता सर्वाधिक साहित्यकारों की कन्नड़ भाषा। ऐसा क्या है कर्नाटक की माटी में जहाँ इतनी विविधताएं पलती गई, बढ़ती गई। विशाल पाषाण और कठिन चट्टानों के साथ साथ पलती सौम्यता, सुंदरता, प्राकृतिक खूबसूरती, पत्थरों के घर और उनमें कला प्रेमी लोग। कुछ ऐसी महक है कर्नाटक की माटी में। दरअसल कारू का अर्थ है काली, नादु यानी क्षेत्र, मतलब काली माटी की संपन्न भूमि। यही है कर्नाटक, जिसका वेदकालीन इतिहास है। कहा जाता है कि हड़प्पा यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सोना पाया गया था, वो कर्नाटक की सुवर्ण खदानों से ही निकाला गया था। कई हजार वर्षों से आज तक भारतवर्ष की ज्यादातर मखमल यहीं से आती है। दुनिया भर में कर्नाटक का सोना मशहूर है। यहाँ के खनिजों की मांग है। यहीं से चंदन आता है। श्रीफल, मसाले, धान और कॉफी की भूमि तो ये है ही।
इसी माटी के कण कण में इतिहास बसा है। पहाड़ियों, चट्टानों पर बने किले और महल आज भी समय को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। किला, फिर वो रायचूर का हो या फिर मुदगल का, यहाँ के हर एक पत्थर ने, हर दीवार ने इतिहास का लंबा दौर देखा है। ये बड़े रथनुमा मंदिर भी उन्हीं दिनों की कहानियाँ सुनाते हैं। इसी भूमि ने देखा है नंद राजाओं का साम्राज्य, सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य, सातवाहन राज, कदम्ब और गंग वंशीय राजाओं को, चालुक्य, राष्ट्रकूट और कई राजघरानों को। तुंगभद्रा के किनारे आज भी हम्पी शहर के पुरातन अवशेष बताते हैं कि कर्नाटक को कभी विजयनगर साम्राज्य की पहचान मिली थी। चौदहवीं सदी में हरिहर, हक्का और बुक्का रायाओं द्वारा स्थापित ये साम्राज्य भारतवर्ष की शक्ति, संपन्नता और ऐश्वर्य का प्रतीक रहा है। आज भी दुनिया का अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा ये गोल गुंबज याद दिलाता है कि 1565 के बाद बहमनी और बीजापुर के शासकों का दौर शुरू हुआ। कर्नाटक का नाम तब मैसूर राज्य भी हुआ करता था। कृष्णराजा वड़ियार द्वितीय के बाद उनके सेनापति हैदर अली शासक बने थे। उन्हीं के महाप्रतापी बेटे थे टीपू सुल्तान, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का अंग्रेजों से लोहा मनवाया था। रंगनाथ स्वामी का श्रीरंगपट्टनम भी यह इतिहास देख चुका है। कर्नाटक के राजनैतिक इतिहास की गवाह है ये विशाल वास्तु। मैसूर राजघराने का भव्य राजप्रासाद महल अंबाविलास। ये है चित्रकारी, काष्ठकला, शिल्पकारी और वास्तुकला का अनोखा संगम। कला के साथ साथ शक्ति का केंद्र भी है कर्नाटक। मैसूर से 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पहाड़ियों में बसा है मां चामुंडेश्वरी का मंदिर। वही अति प्राचीन स्थान जिसके बारे में पुराणों में लिखा है। यही मां शक्ति ने महिषासुर का वध किया था। यही कर्नाटक की शैव प्रधान संस्कृति का परिचायक विशालकाय नंदी भी है, ग्रेनाइट की एक ही शिला से बना हुआ। मैसूर आज भी कर्नाटक की पहचान है। ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ की कई विशिष्टता पूर्ण कला विधाएं, वो अनोखी कला विधाएं जो दुनिया भर में कर्नाटक और भारत का गौरव बढ़ाती हैं। तुमकुर एक बहुत अच्छा जिला है, कल्पतरू जिला कहते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर के बाग, मैसूर के शेर टीपू सुल्तान यहाँ से शिरा गए थे और यहाँ कैदाड़ा नामक एक देवालय है। गुड़ूर गणपति गणेश का एक मंदिर है। गोरवनहल्ली महालक्ष्मी है। एक तीता जलाशय भी है। कई देखने के लिए स्थान बहुत है यहाँ पे। कलाकारों का एक खजाना है, एक मायका है। यहाँ की जनपद कलाएं आपको देश भर में ले जाने के लिए बहुत योग्य हैं। देखिए, यही आपको मालूम पड़ेगा। एक करपाल मेला, गारुड़ीगा, यक्षगाना, बैलाटा, इन सभी जनपद कलाओं को मैं परिचय कराने जा रहा हूँ। तुमकुर एक बहुत अच्छा जिला है। कंटलगेरे सಣ್ಣ होन्नಯ್ಯ हमारे यहाँ के एक कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। शायद आपको आश्चर्य होगा कि उनके दादा करीब 125 साल तक जिए थे। वो भी स्वयं कलाकार थे। उनके पिता वो भी 100 साल जिए और वो भी कलाकार थे। उनके पुत्र कंटलगेरे सಣ್ಣ होन्नಯ್ಯ एक आम तौर पर एक साधारण परिवार से आकर इतने ऊंचाई तक ले गया इस कला को
आज दुनिया भर में इस कलाकार की पहचान हो रही है। ಕಾಡ್ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಕತೆ ಅಥವಾ ಚದುರಂಗ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಅಂತಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ 5 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತೆ ಆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ, ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಆ 5 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ 6ನೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದರ ಮುಖೇಣವಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಾಡಿನ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಡೋದ್ರ ಮುಖೇಣವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮರಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡು. ಅದು ಹೇಗಿದೆ? ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮ್ಮೊಳು ಪ್ರಾಣ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಶೃಂಗಾರ ಪದವಿ ನೋಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. कंटलगिरे सन्न होन्नಯ್ಯ का कहना है कि देखिए, विषय वस्तु जो भी हो, सामाजिक हो, ऐतिहासिक हो या पौराणिक हो, जो भी विषय वस्तु है उसी के आधार पर कथाएं, रामायण की कथा हो, महाभारत की कथा हो, सामाजिक रूप में चलने वाली, दैनंदिन जीवन में चलने वाली हमारी घटनाएं, सामाजिक